न्यू सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हम लोग रिकनेक्ट हो रहे हैं। हमने पिछले क्लासेस में आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता दिए थे, कार्बन के टाइप भी बताए थे। हम लोगों ने वहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना सीखा था। कुछ बेसिक बातें आज सुन के फिर आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन की गारंटी देगा, प्लस अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में हमारी हेल्प भी करेगा। और आज का टॉपिक है हमारा कि टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप ये हेडिंग डाल सकते हैं, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसी बात को आप और बदल के कह सकते हैं कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दोनों बातें की है, तो चाहे उसी को आप कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहिए या कहिए कि टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको पढ़ने के पहले आप जरा सा दो बातें मेनली सुन लीजिए आप। पहली बात यह होता है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 6 टाइप के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 6 टाइप के पॉसिबल सिग्मा सिग्मा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। आप चाहे उनको लिख के देख सकते हैं, तो आप ये बात बल्कि फैक्ट के रूप में लिख लीजिए कि देयर आर ओनली 6 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात आप नोट कर सकते हैं, देयर आर ओनली 6 पॉसिबल टाइप ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए क्या हो सकता है 6, तो फटाफट हम उसकी जगह हाथ निकाल लेते हैं। असल में कंपैरेटिव स्टेबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, कुछ सर्टेन रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, सारे रूल्स हमारे क्लियर हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो जरा 6 टाइप के कार्बन कार्बन बॉन्ड आप खुद सोचिए, देखिए क्या हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका जो कार्बन है वो sp3 के बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड बना हो। देखिए एक हम लोग का ये हो सकता है, ऐसे आप बाकी गिन सकते हैं। अगला हम लोग का हो सकता है कि एक कार्बन आपका sp3 हो, दूसरा कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए। स्ट्रक्चर आप चार तरह से लिख सकते हैं। और थर्ड केस हम लोग को मिल सकता है कि एक कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो, एक हमारा sp हाइब्रिडाइज हो, और रिमेनिंग 3 पॉसिबिलिटी भी आप गिना सकते हैं। तो फोर्थ क्या हो सकता है हम लोग का sp2 ना हो सकता है दोनों हमारे कार्बन यहाँ पर जिनके भी सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp2 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है sp2 और sp। तो इस तरह से हमारा sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन हमारे हो सकते हैं। और बस अब एक और बचा हुआ पॉसिबिलिटी, और वो कौन सी है, दोनों कार्बन हमारे हो सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड हों। यही 6 टाइप की पॉसिबिलिटी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। और कोई आपको मिले तो हमको बताना, शायद यही 6 टाइप का ही होता है। तो इस तरह से एक बात हमको ये समझ लेना है कि सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर कितने तरह के कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। दूसरी बात आप जानते हैं कि रेजोनेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि कई ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टी को एक ही स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और इसके लिए हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत पड़ती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज, आप जानते हैं रेजोनेंस कहलाता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। और वो रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होता है, तो आप जानते हैं कि वहां पर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर कराते हैं। तो इसके बाद से ये जो 6 टाइप आपने बनाए, इसके बाद आप थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन और नोट कर लीजिए, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि 3 लीगल वेज आर पॉसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये भी आप यहां पे लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा बता रहे हैं, हमने कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उनको बता रहे हैं आपको हम। आप इसमें एक बात और लिख सकते हैं, क्या चीज, वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि देयर आर ओनली 3 लीगल मतलब परमिसिबल, देयर आर ओनली 3 legal ways of transfer of pi electron pairs.
देयर आर ओनली 3 लीगल या परमिसिबल वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 ही तरीके से आप केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं। जरा इसको देखिए। पहली बार क्या हम कर सकते हैं कि हम यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ट्रांसफर करके इसको हम बदल सकते हैं लोन पेयर में। ये हम कर सकते हैं। या देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात आपको नहीं भूलना है कि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए आप जानते हैं कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपका कार्बन कैसा है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एक आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता ही है। तो मान लीजिए मैं क्या करूं कि हमारा यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, मान लो मैं शेयर में से निकाल के मिला करके यहाँ पे इसको रख दूं, यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं, तो इसका रिजल्ट क्या दिखेगा आपको? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे लगे हुए थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो इस कार्बन के पास, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, मान हमारा एक कार्बन नंबर ये 1 2 3 अगर मैं कर दूं दिखाने के लिए, तो आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए और क्लियर करना हो। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये सेकंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है। तो आप देख रहे हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 2 शेयर में लगा था उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पर जा करके वो क्या करेगा, ये लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर ये लग जाएगा इस तरह से। और फिर आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 3 आपका यहाँ पर है। तो रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहाँ 2 पे भेज देंगे तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर पहले पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व था, वो क्या हो गया, आप देख रहे हैं लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने क्या कहा कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक बात यहाँ पर ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए क्या हो सकती है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी जो आपको मिलेगी वो हो सकता है कि लोन पेयर के फॉर्म में जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ सकता है फिर से पाई बॉन्ड के फॉर्म में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं वो क्या हो सकता है हमारा कि फ्रॉम लोन पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो सकता है। और इसकी फिगर भी आप दिखा सकते हैं। इसी को चाहे पलट दीजिए तो दिखाई पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसको ऐसे दिखा दें कि यहां पर आपका यहाँ पर लोन पेयर था, ये प्लस चार्ज था, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लोन पेयर के फॉर्म में था ये वापस यहाँ आ सकता है। और जब यहाँ आ जाएगा तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब आपकी ये फिगर बन जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो लोन पेयर था हमारा वो चला गया यहाँ पर, फिर से यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे है कि आपका जो पाई बॉन्ड के फॉर्म में जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वो क्या करे, दूसरे पाई बॉन्ड के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए। यानी हमारा क्या हो जाए कि हमारा जो पाई, यहाँ पर पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है या पाई बॉन्ड आप कह सकते हैं, वो क्या हो जाए, वो दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब पाई बॉन्ड के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए। और आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये दिखा दें आपको, मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और प्लस बीच में कंजुगेशन हो गया। तो क्या हो सकता है कि आपका जो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है वाला पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए। तो उस कंडीशन में हमको देखिए फिगर मिल जाएगी। आप चाहे तो फिगर को ऐसे ऊपर से एरो दिखा दीजिएगा, हमारे पास जगह कम था इसलिए नीचे दिखा दी। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि अब आपका यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड था और यहाँ पर भी जाके पाई बॉन्ड ही बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड ही बना लेगा और उस कंडीशन में यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस चार्ज। आप देख रहे हैं कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर भी पाई बॉन्ड के फॉर्म में था, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड के फॉर्म में ही चला गया। ऊपर वाले केस में क्या आप देख रहे हैं कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड के फॉर्म में था वो कहाँ चला गया, देखिए लोन पेयर के फॉर्म में चला गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड से लोन पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ये फिगर दिखाई दे रही है।
सेकेंड स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रही है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपका लोन पेयर के फॉर्म में था वो फिर से पाई बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा जो परमिसिबल या जो लीगल ट्रांसफर हो सकता है वो क्या हो सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड may be converted into another pi bond located at next condition। तो आप देख रहे हैं कि यहां से उठ करके यहां पे चला गया। इस तरह से यही तीन पॉसिबल यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के तरीके होते हैं जो लीगल हैं, परमिसिबल हैं। इनके अलावा आप और कोई ट्रांसफर मत करिएगा, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप केवल 3 पॉसिबल, 3 लीगल, 3 परमिसिबल जो वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इन्हीं को आप फॉलो करेंगे। अगली बात और क्या करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय आप क्या करेंगे, किसी भी सिग्मा बॉन्ड को, मतलब सिंगल बॉन्ड को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिग्मा बॉन्ड को आप ट्रांसफर कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी आप जानते हैं कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर नहीं होता। अगली बात आप इसको भी नोट कर सकते हैं स्ट्रक्चर लिखने के पहले कि रेजोनेंस नेवर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट मान के नोट कर लीजिएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रेजोनेंस नेवर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कभी भूल के भी आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का आप कभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और स्ट्रक्चर आपकी वो रेजोनेटिंग नहीं रह जाएगी। और एक और पॉइंट आप और इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको शुरू करने के पहले, और वो ये है कि रेजोनेंस में क्या होता है, सिर्फ हम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ही हम ट्रांसफर करते हैं, कभी हम एटम का ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो अगला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट मान के नोट कर सकते हैं, वो मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, लिख लीजिए। क्या वो अगली चीज है कि रेजोनेंस इन्वॉल्व्स the transfer of only pi electron pairs, not the atom. Resonance involves transfer of only pi electron pairs, not the atoms। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की पोजीशन बदलेगी, किसी की लोकेशन बदलेगी तो कौन होगा, खाली पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। कभी भी सिग्मा बॉन्ड और किसी एटम की लोकेशन या पोजीशन नहीं बदलती है। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस नेवर इन्वॉल्व्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड कंपोनेंट एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी किसी मॉलिक्यूल में कभी भी सिग्मा बॉन्ड और एटम की रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलती है। तो बस एक लाइन मेनली हमको याद करना है कि रेजोनेंस लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ खाली बस हमको पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर करना पड़ेगा। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैंने आपको बार बार बताया है कि मेनली 3 जगह, तीन फॉर्म में मेनली होते हैं। एक तो पाई बॉन्ड के फॉर्म में होते हैं, वो पाई बॉन्ड आपका चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जिसमें भी मिल जाए। दूसरा आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। और तीसरा आप जानते हैं कि लोन पेयर के फॉर्म में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो देयर आर ओनली 3 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दी 3 पॉसिबल फॉर्म्स आर, फर्स्ट कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, सेकंड कौन सा है, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड थर्ड वन इज इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो इतनी सी बात अगर हमको बेसिक पता हो तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख करके और फिर उनकी स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर पहले लिखा ही था, सारी बात हो गई। और ट्रांसफर के लिए केवल 3 लीगल वेज हैं, आप इनको नहीं भूलेंगे। इनके अलावा कोई नेक्स्ट यानी 4th पॉसिबल वे होता नहीं है, अगर वो करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसी लिमिट में रह करके आप वहां पर पॉसिबिलिटी सारी तलाशेंगे। तो इनको जानने के बाद अब हम स्टेबिलिटी कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं, और आई होप कि हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। और ये करने के बाद मैंने बता दिया था आपको कि कम से कम आईटी में आपके एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और नीट में तो 2 क्वेश्चन की गारंटी हमको हो जाती है, और बाकी बोर्ड पढ़ने में या पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प मिलता है। तो हम लोग रूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं कि रूल्स टू कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
आप लिख सकते हैं रूल्स। हाँ बोलिए बोलिए भाई, कुछ बोल रहे हैं। डायरेक्शन तो अभी हम बताए तो क्या क्या हो सकता है। देखो हम लोग डायरेक्शन जिधर मन करे उधर करेंगे, हम लोग दोनों तरफ करके देखेंगे। बस यही है कि उसकी डायरेक्शन से डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसफर से जो हमको स्ट्रक्चर मिलेंगी उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफर कर जाएगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अब हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमको जो अब स्ट्रक्चर मिलेंगी हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रांसफर करके मिलेंगी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए एग्जांपल याद देखिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिया साहब, हम यहाँ पे लिख दिया, देखो मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर ये है, इस तरह से हमारा कोई स्ट्रक्चर बन गया। तो अब देखो अब इसमें क्या हो सकता है, इसको देखो हम लोग ऐसे तो जानते हैं कि भाई सी डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होता है, और हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, आप जानते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब हो गया हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो जनरली यही ने कहा जाता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऐसा हम बोलते हैं। देखो भाई अब थोड़ी बातें हम लोग को ऊपर उठ के करनी पड़ रही है, ध्यान दो, इसलिए वो सारे रूल सब थोड़े समय के लिए हम लोग उसको बैक बर्नर पर रखेंगे। देखिए जैसा तो हम लोग कब तक यही पढ़ते सी डबल बॉन्ड आपका एक इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप है, और हमने ऐसे बताया था कि आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से हो जाएगा। अब कोई रीजन पूछा, हम रीजन ये बता रहे थे कि हमारा कार्बन कैसा होगा, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, और वो भी आप देख रहे हैं वो जो होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के कंपैरिजन में वो जो होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड ऑक्सीजन, ऐसा हम लोग पढ़ते थे अब तक। तो चलो वही हम कर दे रहे हैं। ऐसा करने के बाद क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का बांडे वाला बांड हम लोग का सिंगल हो जाएगा, इस कार्बन के पास हम लोग का प्लस चार्ज आ जाएगा, और फिर ओ जो हमारी यहाँ दिखाई पड़ रही है, अब आप जानते हैं कि जब तक ओ होती है डबल बॉन्डेड तब तक उसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। आज आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया तब इसके पास कितने हो जाएंगे, अब इसके पास 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर हो जाएगी। अच्छा अब अगली बात देखिए, देखो रूल में करेक्शन क्या करना है, पॉसिबिलिटी क्या है, हमको तो पॉसिबिलिटी तलाशनी है भाई, हर पॉसिबिलिटी का हम यूज करके नई नई स्ट्रक्चर हम लिख देंगे, और वही हर स्ट्रक्चर हमको एग्जाम में लिख के मिलेगी। अब वो अलग बात है कि स्टेबिलिटी में उनके डिफरेंस हो जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी भी जगह से, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए हमने आपसे कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो जिस तरह से आपने कहा कि इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके पास हो गया, वही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैं सी पे आप कराने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं ठीक आपको लग रहा है मैं उल्टा कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं उल्टा कर रहा हूं, बिल्कुल सीधा कर रहा हूं, ये भी पॉसिबल है। तो अब जरा सा अब इसका मैं उल्टा दिखा रहा हूं, ध्यान दो जरा सा, यही सेम आपका है यही। अब अगली बात जरा ये सोचो कि इस पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जरा मैं कलर बदल के दिखा दूं कि अब मैं यहाँ पे ना करा के इसका मैं इस सी पे मैं इसका ट्रांसफर करा दूं, और अगर मैं इसका यहाँ पे ट्रांसफर कराता हूं तो ध्यान दीजिए हमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड हमारा सिंगल हो जाएगा, और फिर आप देख रहे हैं कि वो जो ओ आपकी इस तरह से है ओ, तो ओ के पास क्या आ जाएगा, तो पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस सी पे आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर सी पर आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। इसका मतलब कि अब ये कहना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड ओनली टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब उससे काम नहीं चलेगा। अब ये करेक्शन क्या करना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी एम्प्टी पी ऑर्बिटल, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हम लोग अब तक यही ओ की तरफ ट्रांसफर करे, हमने कर दिया, ये मिल गया, लेकिन हमको अब जो स्ट्रक्चर लिख के मिलेगी उसमें हो सकता है कि इस तरह का दिखाया गया हो। तो अब क्या है कि पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है, पार्ट बाई ये तो है ही, पॉसिबिलिटी इसकी भी है। हाँ अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो अब इसी को असल में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब हमको इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये तो आपका स्ट्रक्चर है ही है, अब इसके 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स और मिल सकते हैं, ये आपका मान ले। अब मैं अगर कह दूं कि मान हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पर, चलो इसका मैं यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर इसे मैं फर्स्ट लिख ले रहा हूं, इसे इसको मैंने सेकंड लिख लिया, और इसको मान लो हमने यहाँ पर हमने थर्ड कर दिया इस तरह से। तो अब देखिए जब हम लोग स्टेबिलिटी लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, वहां पे पहली बात तो क्या आएगी, सबसे पहला रूल याद रखिए, हालांकि अभी हम इसको रूल लिखवा रहे हैं, अब आपके क्वेश्चन के फॉर्म में हमने ये बात बता दिया कि जिस स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो स्ट्रक्चर सबसे अधिक स्टेबल होती है। पहली बात याद रखिए
कि अगर मोर देन वन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स अगर पॉसिबल हो तो पहला बात तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि द स्ट्रक्चर हैविंग ऑल द एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोस्ट स्टेबल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपकी जो स्ट्रक्चर है जहां पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पे सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगी। अब इसके पास आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि ए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो O पे आ गया माइनस चार्ज और C पे आ गया, आप देख रहे हैं प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं इसका ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है, ध्यान दो भाई, यहाँ पे इसका ठीक उल्टा दिखाई पड़ रहा है। तो हम आगे चल के एक रूल पढ़ेंगे, वो रूल ये है कि ध्यान दीजिए, हमें जो बोलना उसको सुनिए, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबिलाइजेज द स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर माइनस चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगर प्लस चार्ज हो तो वो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। मतलब जिसकी नेचर जैसी होती है अगर वैसा चार्ज होने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, माइनस चार्ज स्टेबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। तो इसको देखने से आप क्या लगेगा, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि ये क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उल्टी गंगा बह रही है कि जो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रख रहा था, उस पर आपने क्या लगा दिया, प्लस चार्ज लगा दिया। यानी ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, हाईली अनस्टेबल हो गई। लेकिन हम इसको मना नहीं कर सकते, नहीं बन सकता, बिल्कुल बनेगा। तो इसकी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ये भी है और इसकी स्ट्रक्चर ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, ज्यादा एडजस्ट करेगी, मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी। और ये क्या है कि हाईली लेस स्टेबल है, बहुत ही कम स्टेबल है, बहुत थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी को खाली एक्सप्लेन कर पाएगी। तो इस तरह से जो हम लोग प्लेन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ा करते थे, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए, क्योंकि अब हमको जो स्ट्रक्चर लिख लिख के मिलेंगे अपने एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, वहां पर सिंपल आपको दिखाई पड़ेगा तमाम जगहों पर कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर टू एनी एम्प्टी पी ऑर्बिटल। तो इस तरह से अब वो पुरानी बात आप बंद करिए, अब इस नई बात को लेकर के आगे बढ़िए, क्योंकि हमको अपना स्पेक्ट्रम और चौड़ा करना है, ब्रॉड करना है, हमको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर हुई बात? क्यों भाई, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हमने इलेक्ट्रॉन को कहां पे सी पे हमने ट्रांसफर कर दिया और ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, हाँ, हालांकि हाईली अनस्टेबल होती है। तो इस तरह से थोड़े से ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी। चलिए रूल्स हम लोग शुरू करते हैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? तब हर पॉसिबल डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप कर दीजिएगा। बस कंडीशन इतनी है कि ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि वहां पर एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने चाहिए। बस यही दो कंडीशन याद करो। फॉर द ट्रांसफर देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल। और उसके बाद चाहे जहां से मन करे वहां ले जाइए ट्रांसफर, हर ट्रांसफर करा के आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। हाँ, उनकी स्टेबिलिटी में काफी डिफरेंस होगा। जो मोस्ट पॉसिबल मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वे है अगर उस पर ट्रांसफर करेंगे तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और अगर लेस एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी घटेगी। जैसे आपने कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पे ले जाएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। और देख रहे हैं सी चूंकि लेस स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अगर यहां ले जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो ले जाना हमको दोनों साइड में भी है, इसलिए वो सारी बात को थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करिए, हमें थोड़ा सा उसकी पॉसिबिलिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग रूल पे आते हैं। रूल पहली बात, और पहला रूल आपने क्या लिखा है कि पहला रूल ये है, याद रखिए कि हर एटम हर मॉलिक्यूल ये चाहता है, और ये बात हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। याद करिए हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो वहीं पे पहला क्वेश्चन ही उठाया था कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, व्हाई डू एटम्स एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन, व्हाई डू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने इसका बस एक ही आंसर बताया था कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो आप जानते हैं कि कुछ एटम्स होते हैं उनका डुप्लेट पूरा होता है, जैसे हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, और अधिकांश लोगों का बाकी ऑक्टेट पूरा होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने से आप जानते हैं स्टेबिलिटी आती है। उसी को हम लोगों ने कई तरीके से पढ़ा था कि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, या स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि मॉलिक्यूल्स विथ एटम्स हैविंग देयर कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
तो जिस स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट आपका पूरा होता है वो स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल होती है देन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको हम सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देंगे। ध्यान दीजिए, हम जितने रूल्स पढ़ेंगे उन तमाम रूल्स में कई रूल एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में आएंगे। एक रूल कहेगा कुछ और, दूसरा कहेगा कुछ और जब कभी किसी दो रूल में कंट्राडिक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्टेट में बड़ा कंट्राडिक्शन होता है, तो जब कभी भी कंट्राडिक्शन ऑक्टेट रूल का किसी से होता है, याद करिए ऑक्टेट रूल विल ऑलवेज प्रिवेल। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑक्टेट रूल से कोई कंट्राडिक्शन होता है तो हम ऑक्टेट रूल को वहां पर वेटेज देंगे, ऑक्टेट रूल को हम वहां पर एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर हम इग्नोर करेंगे। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ ऑल द एटम्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरा रूल आपका यह है कि चार्ज सेपरेशन ऑलवेज लोअर्स द स्टेबिलिटी। याद करिए, चार्ज सेपरेशन ऑलवेज लोअर्स द स्टेबिलिटी। चार्ज सेपरेशन ऑलवेज लोअर्स द स्टेबिलिटी। इसी बात को हम दो तरीके से और कहते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। अगला जो मैं रूल कह रहा हूं उसको मैं इनफैक्ट तीन तरीके से कह सकता हूं और आप बल्कि तीनों ही लिखो, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा तो आप समझोगे ये लिखवाए नहीं लिखवाए। तो एक ही बात को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहली बात क्या कहा हमने कि चार्ज सेपरेशन लोअर्स द स्टेबिलिटी, ये हो गया। इसी बात को और क्या कर सकते हैं कि चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्ट्रक्चर। उसी बात को मैं बदल रहा हूं कि चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स। और उसी को एक बार और एक और तरीके से हम कह सकते हैं, याद रखिए कि स्ट्रक्चर्स विथ ग्रेटर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रक्चर्स विथ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर्स हैविंग लेसर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं फिर से बोल दूं, मतलब मैंने कहा कि जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो अधिक स्टेबल होती है देन दैट स्ट्रक्चर विच हैज लेसर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से एक ही बात को तीन तरीके से बदल के अलग अलग लोगों के नोट्स में, अलग अलग बुक्स में आपको तीन तरीके से मिल जाएगा। उसमें मेन बात यही है, पहली बात आपने कहा कि चार्ज सेपरेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी जो होती है घटती है। उसी बात को बदल के कह सकते हैं कि अगर किसी दो मॉलिक्यूल हैं, अगर एक में मान लो कि कोई चार्ज नहीं है और एक में मान लो कि चार्ज आ गया, तो जिसमें चार्ज नहीं है मतलब जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी देन चार्ज स्ट्रक्चर। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल देखो। अगर मैं एसिटिक एसिड अपने आप लिख रहा हूं, ध्यान देना, इस पे फोकस करिए। CH3 C डबल बॉन्डो और OH, ये हमारा एसिटिक एसिड है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हर एटम जो है उसका ऑक्टेट पूरा है। H का डुप्लेट पूरा करना, उसका ऑक्टेट मत सोचना, H का डुप्लेट पूरा होता है, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा होता है। तो सबका ऑक्टेट पूरा लिख दूं, इसका मैं लिख दूं स्ट्रक्चर लिख दूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा दिया और इसको उठा करके मान लो मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो देखिए हमको इसकी एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलने जा रही है। वो क्या मिल जाएगी, देखना ऐसा, वो हमको मिल जाएगी CH3। अभी वाला बॉन्ड हम लोग का सिंगल हो जाएगा ना, ये हमारा बॉन्ड हो गया सिंगल। इस O पे चला जाएगा, आप जानते हैं माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा, इसको डबल कर दीजिए और O पे आपका खाली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये हो गया आपका H। इस तरह से तो एक बात जरा ध्यान देना कि अगर दोनों स्ट्रक्चर में अगर सारे एटम का ऑक्टेट पूरा है, ध्यान देना, अगर दोनों ही स्ट्रक्चर में सारे एटम का ऑक्टेट पूरा है तभी आपको इस रूल को यूज करना है। अगर पता चला कि एक का ऑक्टेट पूरा है और एक का ऑक्टेट नहीं पूरा है तो वहां पर याद करिए हमेशा ऑक्टेट वाले रूल को यहां पर हम इंपॉर्टेंस देंगे। उसका भी एक और एग्जांपल लिख के तब इकट्ठे हम डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान दो इसको, हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर ये NH2 और BH2, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है NH2 और BH2, ये कोई स्ट्रक्चर है। और हम लोग इसमें कहने क्या जा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज स्ट्रक्चर्स आर
लेस स्टेबल देन, चार्ज स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल देन न्यूट्रल स्ट्रक्चर, मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है देन चार्ज स्ट्रक्चर, ऐसा हमने कहा। तो जरा इन दोनों को, इन दोनों केस में जरा चेक करिए। तो इसका तो हमने बना ही लिया है, जरा इसका भी चलो बना लेते हैं। तो अगर मैं इसका भी अगर बना लेता हूं, ध्यान दो, तो अगर मैं इसका भी बनाऊं तो आप आसानी से कर सकते हैं कि इसको यहां से उठा करके आप यहां से यहां ट्रांसफर कर दीजिए इस तरह से, और जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा NH2, ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा और इस एंड पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और फिर आपका जो ये ये जो BH2 है, B है, तो इस BH2 में B पर आ जाएगा आपका कौन सा चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा चार्ज आपका आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा ना, इनफैक्ट इस ट्रांसफर से यहाँ पर आपका माइनस चार्ज आ सकता है। तो अब जरा आपके पास दो पेयर स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, और ये बड़ी कंट्राडिक्टरी फिगर आपको यहां पर दिखेगी अभी। चलो हम लोग पहले रूल बात क्या कर रहे हैं, आपने क्या कहा कि चार्ज आने से स्टेबिलिटी घटती है। तो देखिए जैसा यहां पे आप देख रहे हैं कि चार्ज यहां पर आ गया, यहां पे कोई चार्ज नहीं था। अगर मैं एसिटिक एसिड के ऊपर अगर मैं न्यूट्रल फॉर्म पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया तो O पे आ गया माइनस चार्ज, और इस O पे आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे चार्ज आ गया। तो इसका मतलब इन नॉर्मल रूल ऑफ यूज कर क्या कहेंगे कि जिसपे चार्ज रहेगा उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, और जिसपे चार्ज नहीं रहेगा उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी। वो बात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी आपने जो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। और वो क्या लिखा है कि चार्जलेस जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हैं ये मोर स्टेबल होती है देन चार्ज स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर अगर फर्स्ट लिखता हूं, इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर मान लो 2 लिखता हूं, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड स्ट्रक्चर। बात बिल्कुल ठीक है, आपका रूल यहां पे होल्ड गुड, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन जरा इसमें आइए तो आप देख रहे हैं कि पहली स्ट्रक्चर में, चलिए मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूं और इसको 2 लिख दे रहा हूं। तो अगर मैं यही रूल यहां पे अप्लाई करूं, और रूल क्या है कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, तो वही बात अगर मैं यहां पे अगर अप्लाई करता हूं तो हमारी बात गलत हो जाएगी। ये आपकी न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, ये चार्ज स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि चार्ज स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन न्यूट्रल स्ट्रक्चर। ध्यान देना इस बात का, ठीक उल्टा होने जा रहा है। यहां पे हमारा आंसर क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है जो चार्ज मतलब जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है ये मोर स्टेबल है स्ट्रक्चर नंबर 1, मतलब चार्ज स्ट्रक्चर हैज बिकम मोर स्टेबल देन न्यूट्रल स्ट्रक्चर। यहां पे वायोलेशन रूल का दिख रहा है, और वो वायोलेशन क्यों दिख रहा है याद रखिए, आपको मैंने कहा था सबसे फोरमोस्ट प्रायोरिटी किसे देना है, तो आपको ऑक्टेट रूल को समझने की इंपॉर्टेंस आपको देना है कि जहां पे या जिस स्ट्रक्चर में एटम के ऑक्टेट्स कंप्लीट होंगे वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी। अब जरा इसमें न्यूट्रल पे आओ, तो न्यूट्रल पे तो चलो भाई एन का तो आप देख रहे हैं कि ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है, देखिए यहाँ पे बॉन्ड आपका है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और आप देख रहे हैं कि एक लोन पेयर आपका है 4 हो गया, और 2 साथ यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो एन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन क्या बी का ऑक्टेट पूरा है, नहीं। आप देख रहे हैं कि बी के बैलेंस में खाली 6 इलेक्ट्रॉन है, भाई 2 H बॉन्ड बनाएगा और 1 बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर बी का केवल सेक्सटेट पूरा है, यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो इस तरह से जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है उसमें नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा है, बट बोरन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी यहाँ पे ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके मैं यहाँ पे बॉन्ड को मैंने डबल कर दिया, ध्यान दीजिए, तो जैसे मैंने इस बॉन्ड को डबल किया आप देख रहे हैं कि बोरन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से एन का ऑक्टेट भी पूरा है और बी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और अब ऑक्टेट जब पूरा हो गया तो भले ही स्ट्रक्चर हमारी कैसी है, चार्ज है, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो जरा इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ आप देखो, तब पता चलेगा कि यहाँ पे 2 रूल कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। 2 रूल कौन कौन से हैं, तो आपने कह दिया कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, एक रूल ये है, और दूसरा आपने कह दिया कि स्ट्रक्चर्स हैविंग, हम यहाँ पे 2 रूल का कंट्राडिक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। वो क्या दिख रहा है आपको कि वो 2 रूल क्या कहें, तो एक रूल आपका ये है कि जिस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होती है वो अधिक स्टेबल होती है देन चार्ज स्ट्रक्चर। तो बात यहां तो ठीक है, बट उसी रूल का यहां पर वायोलेशन हो रहा है। और क्यों वायोलेशन हो रहा है कि आप जानते हैं एक और रूल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो रूल क्या होता है आप जानते हैं कि
जिस स्ट्रक्चर में एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है देन अदर स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं वो बात साफ साफ यहाँ दिखाई पड़ रही है कि भले ही ये चार्ज स्ट्रक्चर है, भले ही यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, लेकिन इसमें क्या है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होना चाहिए, वो डुप्लेट कंप्लीट है, और बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, एन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो भले ही यहाँ पे चार्ज स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए चार्ज होने के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी हाई हो रही है। तो इस तरह से अगर किसी भी रूल का अगर ऑक्टेट रूल से कंट्राडिक्शन होता है, अगर अपोजिट में आते हैं, हमको ऑक्टेट रूल को प्रिवेल कराना पड़ेगा और उस रूल को हमको वहां पर सब्साइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आपको इस रूल को एक्सप्लेन किया। बाकी और भी रूल्स हैं जो अगले वीडियो में आपको हम एक एक करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई रूल्स होते हैं, उनका डिटेल डिस्कशन जरूरी होता है, और जब सारे रूल का डिस्कशन हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, तब जाके हम इस पे और ढेर सारे क्वेश्चन अपने जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे आईटी का हो, चाहे आईटी मेंस एडवांस का हो, या नीट का हो, चाहे एम्स का हो, या हमारे सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हो, उनको भी हम लेके देखेंगे। तो बस तब तक के लिए थैंक यू।